नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास के तीसरे अध्याय नाज़ीवाद और हिटलर का उदय के बारे में। और इस अध्याय जर्मनी में युवाओं की स्थिति के बारे में हम आज की अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये अध्याय जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, यह इस अध्याय की चौथी वीडियो है। इससे पहले वाली यदि 3 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देखिएगा। मैं उन तीनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि उन वीडियोस को ढूंढने के लिए आपको किसी भी ना करनी पड़े। इसके अलावा जो भी नोट्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, उन सब की PDF फाइल बनाकर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उन नोट्स को डाउनलोड तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आज की इस वीडियो में नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति के बारे में अपना अध्ययन। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। दोस्तों, अब तक के अपने अध्ययन में हमने देखा है कि हिटलर जर्मनी को एक ऐसे ताकतवर मुल्क के रूप में स्थापित करना चाहता था जो दुनिया में एक ताकतवर देश हो, और इसके लिए वह चाहता था कि जर्मनी में जितने भी लोग रहे वो सारे के सारे शुद्ध आर्य नस्ल के लोग हों, जिन्हें उसने नॉर्डिक जर्मन आर्य के रूप में परिभाषित किया था। और इसी संबंध में दुनिया के उसने एक नस्लीय विभाजन किया था, जिसमें कुछ लोग देश बेहतर या कमतर थे। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि जिस तरीके के शुद्ध आर्यों को वो जर्मनी में स्थापित करना चाहता था, या जर्मनी को जिन लोगों का निवास स्थान बनाना चाहता था, उस तरह के शुद्ध आर्य जर्मन आर्य ना तो किसी फैक्ट्री में तैयार किए जा सकते थे और ना ही किसी पेड़ पर लगाए जा सकते थे, बल्कि ऐसे शुद्ध आर्य नस्ल के लोगों को विकसित किया जाना था। और ऐसे शुद्ध जर्मन आर्य नस्ल के लोगों को विकसित करने का जो काम था वो बेहतर तरीके से स्कूलों के भीतर किया गया। न केवल स्कूलों के भीतर किया गया बल्कि स्कूलों के बाहर भी किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्कूलों को, पाठ्यक्रमों को, खेलकूद को हिटलर ने शुद्ध आर्य नस्ल के लोगों को विकसित करने का एक बड़ा माध्यम बनाया। दोस्तों, यदि हम देखें कि नाज़ीवादी हिटलर के समय में स्कूलों में क्या हो रहा था, तो हम पाते हैं कि हिटलर के शासन के अंतर्गत नाज़ीवाद के दौरान जर्मनी में स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की एक मुहिम चलाई गई। सबसे पहले उन व्यक्तियों को और यहूदियों को जिन्हें राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय माना जाता था, उन्हें सबसे पहले नौकरी से हटा दिया गया और बाद में उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे उन पर भी अनेक तरीके की बंदिशें लगाई गई थी। सबसे पहले तो ये कि उन्हें अलग बैठाया गया, और ख़ास तौर से जो अविश्वसनीय समूह के बच्चे थे, जैसे यहूदी बच्चे, जिप्सी बच्चे और विकलांग बच्चे, उन्हें अलग बिठाया गया और सामान्य वांछित लोगों से उनको पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। इसके बाद उन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया, और 40 के दशक में तो हम यहाँ तक देखते हैं कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया बड़े पैमाने पर। ये वो पैमाने थे जिनका प्रयोग हिटलर के शासन के अंतर्गत जर्मनी में विद्यालयों के अंदर प्रयोग किया जा रहा था। दोस्तों, यदि हम नाज़ीवादी हिटलर के शासन के अंतर्गत विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की बात करें, तो हम पाते हैं कि नाज़ीवाद के अंतर्गत स्कूली पाठ्यक्रमों को फिर से लिखा गया, क्योंकि ये जरूरी था कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा राज्य अथवा संस्था लंबे समय तक शासन करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले विचारधारा के ऊपर नियंत्रण करना होता है। और विचारधारा के ऊपर नियंत्रण करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वह पाठ्यपुस्तक होती है। इसलिए हिटलर के शासनकाल के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखा गया, पाठ्यक्रम को फिर से लिखा गया, और नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय प्रारंभ किया गया।
विद्यालय में विद्यार्थियों को चाहे कोई भी विषय पढ़ाया जाए, लेकिन उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जो भी कुछ सिखाया जाता था उसका मकसद यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाना और हिटलर के प्रति सम्मान और भावना को जगाना होता था। विद्यालयों में जो कुछ सिखाया जाता था उसके अंतर्गत बच्चों को या विद्यार्थियों को ये सिखाया जाता था कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। इसके अलावा खेलकूद के जरिए बच्चों को हिंसा और आक्रामकता की भावना सिखाई जाती थी। स्वयं हिटलर का ये मानना था इस संबंध में कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला बनाता है, ताकतवर बनाता है और मर्दाना बनाता है, और इसी अनुसार विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक और विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों का रूप तैयार किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि नाज़ीवादी जर्मनी में युवा संगठनों ने विशेष भूमिका निभाई थी, क्योंकि बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जो पूरी जिम्मेदारी थी वह इन राष्ट्रवादी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। इस दृष्टि से जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते थे उनको युंग फोक में दाखिल किया जाता था। दोस्तों, युंग फोक ऐसी संस्था थी जो युवा संगठन थे जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दाखिल किया जाता था और उन्हें नाज़ीवादी विचारधारा की शिक्षा दी जाती थी, जबकि जो बच्चे 14 वर्ष के हो जाते थे उन सभी को युवा संगठन की शपथ दिलाई जाती थी और इन युवा संगठनों को हिटलर यूथ के नाम से जाना जाता था। इन युवा संगठनों में दोस्तों वही काम किया जाता था जो विद्यालयों में किया जाता था, अर्थात यहूदियों से नफरत करना और हिटलर का सम्मान करना। इन लोगों को, इन बच्चों को इन युवा संगठनों में सिखाया जाता था। इसके अलावा जो यहूदी होते थे, जिप्सी होते थे और अवांछित लोग होते थे, उनके प्रति नफरत करना भी इन युवा संगठनों में जर्मनी के युवाओं को सिखाया जाता था। 18 वर्ष की उम्र जो पूरी कर लेते थे उन सबको पहले श्रम सेवा में शामिल होना पड़ता था और उसके बाद उन्हें सैनिक सेवा देनी होती थी और उसके बाद उन्हें किसी भी नाज़ीवादी संगठन की सदस्यता लेनी होती थी। ये बंदी बनाई जीवनचर्या थी जिसका पालन नाज़ीवादी शासनकाल के दौरान प्रत्येक जर्मन लड़के को करना होता था। दोस्तों, ये लड़के को करना होता था, अभी हम लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 67 पर 2 स्रोत दिए गए हैं जिनसे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो युवा संगठन थे जिनको हिटलर यूथ का नाम दिया गया था उनमें विद्यार्थियों को या युवाओं को क्या सिखाया जाता था। 2 उदाहरण है इसमें, जिसमें एक तो ये बताता है कि विद्यार्थियों को या युवाओं को किस तरीके की शपथ दिलाई जाती थी हिटलर के प्रति और दूसरा उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन दोनों ही स्रोतों की तरफ हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इन युवा संगठनों में युवाओं को नाज़ीवादी हिटलर के शासनकाल के दौरान जर्मनी में क्या सिखाया जाता था। पहला स्रोत गा है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या लिखा है। 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस ध्वज, रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक हूं और तैयार हूं। ईश्वर मेरी मदद करे। ये जो स्रोत है दोस्तों, ये डब्ल्यू शायरर द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक से उद्धत है, अर्थात इस किताब से ये उदाहरण लिया गया है। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जर्मनी में इन युवा संगठनों में जो टीचर होते थे वो किस प्रकार कार्य करते थे, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो हम देखते हैं अब इसके ऊपर शब्द से नज़र कि क्या इनमें बताया गया है। जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं।
लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। अर्थात दोस्तों, हिटलरवादी संगठनों के माध्यम से जर्मनी में पैदा होने वाले लड़कों का भाग्य तय हो जाता था। ये तय हो जाता था कि जब वो बोलना शुरू कर देंगे और जब तक वो मरेंगे, उन्हें कहाँ काम करना है, किस नियंत्रण में काम करना है और कैसे काम करना है। और सिखाया जाता था कि हिटलर से प्यार करना है, उसका सम्मान करना है, यहूदियों से और अवांछित लोगों से नफरत करनी है। ये तमाम बातें विभिन्न संगठनों के माध्यम से जर्मनी में नासीवादी हिटलर के दौरान पैदा होने वाले युवाओं को सिखाई जाती थी। दोस्तों, हिटलर जैसे तानाशाही लोगों ने इसलिए शासन किया क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के अलावा तमाम पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया था। उनके संगठन के अलावा जर्मनी में कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता था। जो नासीवादी हिटलर थे, उनके अधीन जर्मनी में एकमात्र जर्मन युवा संगठन ही होते थे। बाकी सारे संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये कहा जाता है कि लगभग 12.5 लाख लोग इस हिटलर युद्ध का सदस्य बन गए थे, क्योंकि बाकी किसी भी प्रकार के संगठन की मनाही कर दी गई थी हिटलर के शासन के अंतर्गत जर्मनी में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मातृत्व की नाज़ी सोच। दोस्तों, हम जानते हैं कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था और इसके लिए वो जर्मनी को ऐसे तमाम लोगों से भर देना चाहता था जो शुद्ध आर्य नस्ल के हों। लेकिन इस तरीके के बच्चे या युवा ना तो किसी पेड़ पर लगते थे और ना ही किसी फैक्ट्री में तैयार किए जा सकते थे, बल्कि इनको जन्म देने का जो कार्य था वो महिलाओं का था। और सिर्फ महिलाएं थी जो इस कार्य को अंजाम दे सकती थी, क्योंकि बच्चा पैदा करने का जो एकाधिकार है वो कुदरत ने महिलाओं को दिया है, पुरुषों को नहीं। इसलिए नासीवादी हिटलर के शासन के अंतर्गत महिलाओं को बड़े सम्मान दिया जाता था। 1933 में हिटलर ने खुद ये कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। महिलाएं इसलिए महत्वपूर्ण थी दोस्तों, क्योंकि शुद्ध आर्य नस्ल के जो बच्चे थे उनको जन्म देने का काम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर सकती थी। इसीलिए ऐसे बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था नासीवादी हिटलर के शासन के अंतर्गत। यदि कोई महिला ऐसे 4 बच्चों को जन्म देती थी जिसको हम अशुद्ध आर्य नस्ल का कह सकते हैं, जिनको उसने ब्लॉन्ड के रूप में परिभाषित किया था, जिनका रंग गोरा हो, आंखें नीली हो, बाल सुनहरी हो, कद ऊंचा हो, तो ऐसी महिलाओं को अक्सर कांसे का तमगा दिया जाता था। और जो महिला ऐसे 6 बच्चों को जन्म देती थी उनको चांदी का तमगा दिया जाता था। इसके अलावा 8 या उससे ज़्यादा ब्लॉन्ड बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को सोने का मेडल दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती थी। खरीदारी में उनको विशेष छूट दी जाती थी। फिल्म सिनेमा में, स्कूलों में या अन्य स्थानों पर उनको विशेष आरक्षण दिया जाता था। इस प्रकार ऐसी महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था जो शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी, क्योंकि हिटलर की नज़र में ऐसी महिलाएं राष्ट्र की प्रगति में अपना बेहतरीन योगदान देती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखा जाता था। जो महिलाएं इस प्रकार के कानूनों का पालन करने में असमर्थ रहती थी, अक्सर उनको अपनी हिंसा का शिकार भी बनाया जाता था। हिटलर के शासनकाल के दौरान हम देखते हैं कि जो हिटलर की संहिता थी उसका उल्लंघन करने वाली महिलाओं को अक्सर सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाती थी, उनकी निंदा की जाती थी। बहुत सारी औरतों को गंजा कर दिया जाता था, उनके मुंह पर कालिख पोत दी जाती थी और गले में तख्ती लटकाकर शहर भर में उनको घुमाया जाता था। और जानते हैं आपकी उन तख्तियों पर क्या लिखा जाता था? उन तख्तियों पर अक्सर ये लिखा जाता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, अर्थात मैंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो जर्मन राष्ट्र की प्रगति में अपना कोई योगदान नहीं निभा सकते। अक्सर ऐसी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित तो किया ही जाता था, बल्कि सरकार से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को भी रोक लिया जाता था। अर्थात हिटलर ने लोगों को चुनने में कि उसके शासनकाल के अंतर्गत कौन लोग जिंदा रहेंगे, किन लोगों को सम्मान दिया जाएगा और कौन लोग मार दिए जाएंगे, किन लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, इसका तमाम निर्णय स्वयं हिटलर के द्वारा लिए जाते थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रचार की कला। दोस्तों, कोई भी जो शासन है वो इसलिए शासन नहीं कर पाता लंबे समय तक कि वो ताकत के बल पर टिका हुआ है, बल्कि इसके अलावा उसे अनेक ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करना होता है जिसके माध्यम से वो लोगों की सोच को जकड़ सके।
इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हिटलर का जो नासीवादी शासन था वो पूरी तरीके से हिंसा पर, शक्ति के प्रयोग के ऊपर आधारित था। लेकिन हम यदि नासीवादी दस्तावेजों का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि नासीवादी हिटलर के शासन के अंतर्गत मीडिया और प्रचार माध्यमों का बड़ा ही बेहतर प्रयोग किया गया अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए, अपनी नीतियों को अंजाम देने के लिए। उन लोगों ने अपने दस्तावेजों में कहीं भी हत्या या हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों को, अपनी गतिविधियों को जायज़ ठहराने के लिए विभिन्न प्रकार के शालीन शब्दों का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि हत्या जैसे शब्दों के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था नाज़ीवादी हिटलर के दस्तावेजों के अंतर्गत? चलिए देखते हैं दोस्तों। सामूहिक हत्या के लिए विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था यहूदियों के संबंध में। अर्थात जब यहूदियों को मौत के घाट उतारा जाता था तो ये नहीं कहा जाता था कि उनकी हत्या की जा रही है, बल्कि ये कहा जाता था कि उनके साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है, ये उनकी समस्या का अंतिम समाधान है। इसके अलावा जब विकलांग लोगों को मारा जाता था तो इसे यूथनेशिया या चयन संक्रमण कहा जाता था। अर्थात उन लोगों को इच्छा मृत्यु दी जा रही है और इससे उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि जब जर्मनी ने रूस और पोलैंड के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था तो वहां पहले से रहने वाले लोगों से उनकी जमीनों को खाली करा दिया गया था। इस प्रक्रिया को इवैक्यूएशन कहा गया। इसके अलावा उन लोगों को जो जर्मनी के नियंत्रण से पहले रूस और पोलैंड में रहते थे, जिन्हें गैस चैम्बरों में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया और बड़े पैमाने पर अवांछित और यहूदी लोगों को जब गैस के चैम्बरों में ले जाकर मौत के घाट उतारा गया तो इसको भी इवैक्यूएशन कहा जाता था। इसके अलावा जो गैस चैम्बर होते थे दोस्तों, उनको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। अर्थात उनको कभी भी गैस चैम्बर कहकर नहीं पुकारा जाता था, क्योंकि गैस चैम्बर का सीधा सा मतलब था ऐसे स्थान या ऐसे डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट जहां लोगों को एक साथ बड़ी संख्या में मौत की घाट उतार दिया जाता था। जबकि संक्रमण मुक्ति क्षेत्र का मतलब था ऐसा स्थान जहां लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्त कर दिया जाता था। और इन संक्रमण मुक्ति क्षेत्रों को बड़े ही आलीशान तरीके से बनाया जाता था, इनको बड़ा ही आकर्षक बनाया जाता था और इनको सजावटी या बनावटी दिखाने के लिए अक्सर इसमें आर्टिफिशियल फुहारों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि नासीवादी शासन के अंतर्गत खास तौर से अवांछित लोगों और विशेष तौर पर यहूदियों के खिलाफ मीडिया का, फिल्मों का जो इस्तेमाल था वो नफरत फैलाने के लिए किया गया। विभिन्न प्रकार के पोस्टरों में, फिल्मों में, मीडिया में अक्सर नाज़ियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ घृणा फैलाई जाती थी और उनको ऐसे लोगों के रूप में दिखाया जाता था जिनका अपराध माफ़ करने योग्य नहीं है। अनेक तरीके की ऐसी फिल्म भी बनाई गई थी उस दौरान जिसमें यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया जाता था। इनमें जो सबसे कुख्यात फिल्म थी वो दी एटर्नल जू थी, जिसमें यहूदियों की पारंपरिक छवि को उभारा गया था। यहूदियों की पारंपरिक छवि के बारे में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि वो लोग ईसा मसीह की मौत के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा वो पैसे उधार लेकर, देकर, सूद प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे। इसीलिए हिटलर उनको नापसंद करता था और इसीलिए उसने बड़े पैमाने पर यहूदी लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसका इस्तेमाल उसने अपने शासन के अंतर्गत मीडिया, फिल्म, दस्तावेजों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके भी किया। दोस्तों ये हिटलर के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक पोस्टर है जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 69 अर्थात 69 पर दिया गया है। इसमें हम एक यहूदी को देख सकते हैं। इस पोस्टर में यहूदियों के बारे में जो लिखा गया है वो इस प्रकार है कि यहूदियों पर हमला करता एक नाज़ी पोस्टर। चित्र के नीचे दी गई पंक्तियां, पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है, वह जब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर ना बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा ना हो जाए। अर्थात इस पोस्टर में यहूदियों की धन के प्रति जो प्यास है, लालसा है, भूख है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है और पैसों के प्रति उनकी जो पारंपरिक प्यास है कि जब तक वे पूरी पूंजी पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठते, इसी नाज़ीवादी पोस्टर में इसे दिखाने का प्रयास किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों हिटलर ने किसानों को बड़े पैमाने पर अपने और आकर्षित करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के पोस्टरों का इस्तेमाल किया। किसानों के संबंध में यह जो पोस्टर आप देख रहे हैं यह प्रश्न नंबर 70 पर दिया गया है और किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्या लिखा है इस पैम्फलेट में किसानों को संबोधित करने के लिए। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है, यानी कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है वह है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नाज़ी पर्चे से। दोस्तों ये पोस्टर दिखाता है कि किसानों को नाज़ी किस तरह आकर्षित करते थे, अर्थात शब्दों का आडंबरपूर्ण इस्तेमाल करके लोगों की विचारधारा पर नियंत्रण स्थापित करके किसानों को भी नाज़ीवादी हिटलर की ओर आकर्षित किया गया। यह हम इस पोस्टर में भली भांति देख सकते हैं। दोस्तों दोबारा यह जो चित्र है ये प्रश्न नंबर 70 से लिया गया है। इसमें हिटलर को हथियार उठाए हुए सैनिक रूप में दिखाया गया है और इसके अंदर नीचे जो लिखा गया है वो इस प्रकार है कि इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों इन तमाम तरीके के चित्रों में, पोस्टरों में, पेंटिंग्स में, फिल्मों में हिटलर को इस तरीके से एक अवतार के रूप में दिखाया गया कि वो जर्मन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पैदा हुआ है और इसमें मीडिया का, शब्दों का, विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों का बड़ा ही बेहतर प्रयोग किया गया और इन्हीं सारे प्रयोगों के माध्यम से नाज़ीवादी हिटलर लगभग 15 वर्षों तक शासन कर सका। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नाज़ीवादी जर्मनी में युवाओं की स्थिति के बारे में बात किया और इसमें हमने मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं के बारे में बात की। साथ ही यह भी देखा कि किस तरीके से अपने विचारों को अंजाम देने के लिए नाज़ीवादी हिटलर के शासनकाल के अंतर्गत मीडिया का, फिल्मों का और पाठ्य पुस्तकों का अर्थात कुल मिलाकर विचारधारा का बेहतर प्रयोग किया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इन नोट्स को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आप जब चाहें जैसे चाहें इन नोट्स का अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।